नमस्कार प्यारे साथियों, मैं श्याम क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, आपके पास मात्र 5 दिन शेष बचे हैं रीट पात्रता परीक्षा के लिए। 27 को आपका एग्जाम है। तो सभी रीट अभ्यर्थी जितने भी हैं जो परीक्षा देने वाले रीट पात्रता की, उन सबको अग्रिम शुभकामनाएं। और मित्रों, ये आपकी हिंदी की क्लास रहने वाली है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, जिसपे हम लगभग 20 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए कम लिए गए हैं, कम प्रश्न लिए गए, लेकिन इंपॉर्टेंट है, हूबहू छपने को देखने को मिलेंगे आपको। तो 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो क्लास में जुड़ जाइए और फटाफट से एक एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा और अपना स्कोर लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं। तो चलिए, पहला ही आपका प्रश्न है, इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? इनमें से कौन सा एक है जो आपके भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? प्रेरित है, गरीब है, उपभोक्ता या फिर विक्रेता? कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा? तो दोस्तों, बताना चाहूंगा, जो प्रेरणा आपके है, प्रेरणा की हम यदि बात करें, प्रेरणा शब्द में इत प्रत्यय जोड़ा गया है। यहां पर कौन सा प्रत्यय जोड़ा गया है? इत प्रत्यय जोड़ा गया है। और इत प्रत्यय जोड़ने से भाववाचक संज्ञा का यहां पे प्रेरित का निर्माण होता है दोस्तों। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा? आपके प्रेरित राइट हो जाएगा। प्रेरणा से ही प्रेरित बना है, इत इत शब्द जोड़ने से ये बना है। तो यहाँ पे आपके यहाँ पे बोध होता है, तो आपके कौन सा हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण प्रेरित हो गया। अगला है, क्रिया के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। इनमें से ऐसा कौन सा है जो क्रिया के आधार पर देखा जाए तो आपके वाक्य का भेद नहीं होता है? तो दोस्तों, कर्तृवाच्य प्रधान वाक्य है ना, ये तो आएगा ही आएगा। क्रिया के आधार पर वाक्य 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भाग होते हैं क्रिया के आधार पर यदि वाक्यों को देखा जाए तो। एक आपका कर्तृवाच्य हो जाता है, एक कर्मवाच्य, एक आपका भाववाच्य हो जाता है। तो यहाँ पे कर्तृवाच्य लिखा है या कर्मवाच्य लिखा है, यहाँ भाववाच्य लिखा गया है। तो दोस्तों, विकल्प नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, जो कि इसका कोई प्रकार नहीं है। विकल्प नंबर डी को ताला लगा दो। अगला आपका प्रश्न प्रश्न आपका इंपोर्टेंट है। फिर से क्वेश्चन कहता है, राजस्थानी भाषा की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी है? आपको राजस्थानी भाषा की प्रमुख बोलियां यहां पर पूछी गई है दोस्तों। और आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थानी भाषा के अंतर्गत कई प्रमुख बोलियां आती है, जिनमें आपके मारवाड़ी हो जाती है, मेवाड़ी हो जाती है, डिंगल है, सेकावाटी है, हाड़ौती, बागड़ी, गोड़वाड़ी। मैंने आपको जीके में भी पढ़ा रखा है ये। तो मारवाड़ी, मेवाड़ी, सेकावाटी पहले ऑप्शन में लिखा गया है। और ये आपके वो तीनों बोलियां हैं जो आपके किसकी है? प्रमुख बोलियां राजस्थानी की। बाकी ये राजस्थानी की नहीं है, अभी राजस्थानी भाषा में नहीं आती है। हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, मराठी ये अलग चीज है। मारवाड़ी, मेवाड़ी और सेकावाटी तीनों की तीनों। अब सेकावाटी तो देखो, चूरो झुंझुनू इधर बोली जाती है, आपको पता होगा। मारवाड़ी, मेवाड़ी ये प्रदेश आ जाते हैं। इसे नक्शे में चारों ओर घूमोगे तो पता चलेगा। तो विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है 40वां प्रश्न कहता है, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया? जो आपका पृथ्वीराज रासो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? चंद्र बरदाई, ईसरदास, नरपति नालय या फिर कुंभन दास? अब पृथ्वीराज रासो का पूछा है दोस्तों, गलत मत कर दीजिएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका, है। और ये आपके हिंदी साहित्य की क्या है? बहुत बड़ी रचना है, एक हिंदी साहित्य की महाकाव्यात्मक रचना है आपके। तो पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया, ये आपसे पूछा गया दोस्तों। तो ये आपके, हाँ बिल्कुल, किसके द्वारा लिखा गया था? बिल्कुल, वेरी गुड। यहाँ पे चंद्र बरदाई आपका विकल्प राइट हो जाएगा। ए को आप लॉक कर दीजिए, बिल्कुल ए इज द करेक्ट आंसर। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया? आपके ए द्वारा लिखा गया था। तो ए को आप लॉक कर सकते हैं। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि 12वीं जो शताब्दी थी, 12वीं शताब्दी, उसमें इसकी रचना की गई थी। अगला आपका प्रश्न है, प्रश्न संख्या 41 आपका कहता है कि निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? आपको संयुक्त वाक्य पूछा गया है। अब संयुक्त वाक्य होता क्या है? जिसमें 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य हो या 2 या 2 से अधिक प्रधान उपवाक्य हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? संयुक्त वाक्य बोलते हैं दोस्तों। तो दरवाजा खुला रह गया, अतः चोर घर में घुस गए, पहला विकल्प। दूसरा, उसे अत्यंत सुंदर भारतनाट्य प्रस्तुत किया। तीसरा, यह वही स्थल है जहां महाभारत का युद्ध हुआ था। बाबा रामदेव ने अपने उपबोधन में शाकाहारी बनने का आह्वान किया। बताओ 29 प्रश्न, कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा? तो दोस्तों, संयुक्त वाक्य में सीधा सा है कि 2 या 2 से अधिक उपवाक्य होते हैं। तो जिस इसमें देखो, दरवाजा खुला रह गया, अतः चोर घर में घुस गया, तो पहला ही विकल्प आपका राइट हो जाएगा, जो कि आपका संयुक्त वाक्य का एक उदाहरण है। विकल्प नंबर ए को ताला लगा दीजिए। अगला आपका प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है, बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता, अर्थ के लिए उपयुक्त लोकाक्ति बताइए। भाई, बहुत सीधा होने से ये काम नहीं चलता, इस लोकाक्ति का अर्थ क्या है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये प्रश्न है। तो दोस्तों, जिसे इसमें लिखा गया है, देखो,
है ना, अलग अलग लिखे गए, मैं आपको बता दूंगा, सारे बता दूंगा मैं, ठीक है। देखो, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, बिल्कुल सही है, उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है कभी कभी, तो बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता है, इसका मतलब है सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, तो विकल्प नंबर आपका सी यहां पर राइट हो जाएगा। और साथ ही मैं और बताना चाहूंगा कि घोड़ा घास से यारी करे तो खाए क्या, यानी कि मजदूरी लेने में संकोच संकोच कैसा। भाई मजदूर, आपने मजदूरी की है तो मजदूरी आप लेोगे, इसका मतलब ये हो गया चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, यानी इसका मतलब है बहुत कंजूस होना, ये कंजूस के लिए आया है, बहुत कंजूस जो होता है ना उसके लिए आया है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ने जाए। घर का भेदी लंका ढावे, और इसका मतलब क्या होता है, घर का शत्रु प्रबल होता है, घर का जो शत्रु होता है ना वो क्या होता है, वो आपका प्रबल होता है दोस्तों। तो विकल्प नंबर आपका सी यहां पर राइट हो जाता है, बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता, यानी सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है। अगला आपका प्रश्न, प्रश्न का है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है, आपको पदबंध बताना है कौन सा। देश भर के दलित अब बेरोजगार नहीं रहेंगे, क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, या फिर क्रिया है, कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है। अब संज्ञा पदबंध, वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करे, इसमें संज्ञा का कार्य कौन कर रहा है, संज्ञा का कार्य कौन कर रहा है, बताइए, वो बताइए आप। तो संज्ञा पदबंध कहलाता है, वो संज्ञा पदबंधी कहलाता है आपका। या दूसरे शब्दों में मैं आपको बताऊं तो पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष शब्द यदि संज्ञा हो तो अन्य सभी पद उसी पर आश्रित होते हैं, संज्ञा पदबंध कहलाता है, उसी को पदबंध कहते हैं। तो आपको पूछा गया था कि पदबंध कौन सा आपके है, भाग बताना है कौन सा भाग पदबंध है। तो दोस्तों आपके विकल्प नंबर बी, संज्ञा वाला जो भाग है ना वही आपके पदबंध है। और संज्ञा इसमें देखो, देश भर के दलित अब रोजगार बेरोजगार नहीं रहेंगे, तो यहाँ पे ये संज्ञा वाला जो भाग है वो क्या रह जाता है, आपका पदबंध हो जाता है। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न, प्रश्न आपका 44वां, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, ये वाक्य है संकेतवाचक है, विधानवाचक है, इच्छावाचक है, या विस्मयवाचक है। बताओ, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, ये वाक्य किस प्रकार का है। 44वां प्रश्न आपका इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, है ना। तो बताओ किस प्रकार का वाक्य है 44वां। तो आपको पूछा गया है संकेतवाचक, विधानवाचक, इच्छावाचक या विस्मयवाचक, कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इच्छावाचक को इसमें लॉक कर दो, विकल्प नंबर सी को ताला लगा दो, इच्छावाचक है, ठीक है। इच्छावाचक वाक्य कौन सा होता है, जिस वाक्य में वक्ता द्वारा किसी के लिए इच्छा या कामना की जाए, किसी के द्वारा कामना की जाती है ना, तो वो क्या है, वो इच्छावाचक कहलाता है ना। तो आपके इच्छावाचक है ये, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, इच्छा की गई है, भगवान से प्रार्थना की गई है। अगला प्रश्न आपका, अगला आपका प्रश्न देखो, बड़ा ही प्यारा प्रश्न आया है, और अब पक्का आपको ना एक समास से, एक संज्ञा से, इन सब टॉपिकों से एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। द्वंद्व समास है, बताओ इनमें से किस में द्वंद्व समास है, लंबोदर में है, अंधकूप में है, नर नारी में, या फिर शरणागत में है। 45वां प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब बात करें हम, हाँ बिल्कुल, आपके देखो द्वंद्व समास होता क्या है, इसमें क्या होता है, दोनों पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं, दोनों पद क्या होते हैं द्वंद्व समास में, दोनों पद सरजी प्रधान होते हैं। तो प्रधान होते हैं, तो इसमें देखो आपके चार विकल्प लिखे गए हैं, कौन सा विकल्प आपका राइट होगा। तो देखो इसमें नर और नारी लिखा गया ना, दोनों पद इसमें प्रधान है, नहीं है तो आप बता दो। और लंबोदर, लंबोदर, अंधकूप, शरणागत, तीन और भी लिखे गए, तो इसका मतलब क्या है, शरणागत शरण के आगत, अंधकूप अंधे का कूप, या लंबोदर लंबा है जिसका उदर, ठीक है, लंबा है या बड़ा है जिसका उदर गणेश भगवान के लिए आया है। लेकिन द्वंद्व समास में तो दोनों पद प्रधान होते हैं, यहाँ नर और नारी राइट हो जाएगा, विकल्प नंबर सी को ताला लगा सकते हैं आप, ठीक है ना, याद रखिएगा। हाँ, और समास, समास जो होता है वो योजक चिन्ह के माध्यम से भी पहचाना जाता है, और जिन शब्दों में योजक चिन्ह है ना, बीच में ऐसे योजक चिन्ह है, ये वाला चिन्ह है ना, तो उसमें हमेशा ध्यान रखना द्वंद्व समास आएगा, याद रहे जिसी, हाँ गुरुजी रहे जिसी। अगला प्रश्न देखो, 46वां प्रश्न आपका क्या कहता है, बच्चों के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में होगा या होनी चाहिए, जुड़ाव होना चाहिए, समरूपता होनी चाहिए, समरसता होनी चाहिए, या अलगाव होना चाहिए, कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा। तो बच्चों के स्कूल की भाषा और घर आस पड़ोस में वातावरण की भाषा में क्या होनी चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें दोस्तों क्या होनी चाहिए, समरसता होनी चाहिए, एक जैसा रस होना चाहिए। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी, आप पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, 47 नंबर प्रश्न आपका क्या कहता है, इंपोर्टेंट आपका प्रश्न है, फटाफट से देखेंगे। लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। पढ़ना सीखने की तुलना में लिखना सीखना जटिल है, लिखना सीखने की तुलना में पढ़ना सीखना जटिल है, दोनों कौशल एक एक करके सीखे जाते हैं, या लिखना पढ़ना सीखना समान रूप से अतः संबंधित है, कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा। इसमें सोचना क्या है दोस्तों, दोनों के दोनों संबंधित है, आप साथ में पढ़ सकते हैं, साथ में लिख सकते हैं,
तो लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतः बंधित है। विकल्प नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ज्यादा इसमें सोचने वाली बात थी नहीं कोई। 48वां प्रश्न, लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि नहीं है। लेखन शिक्षण की कौन सी विधि है जो आपके प्रमुख नहीं है? जेक टोट विधि, पेस्टोलॉजी विधि, मोंटेसरी विधि या फिर व्याख्यान विधि। 48वां प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न आपका। तो व्याख्यान विधि, व्याख्यान विधि में क्या है, व्याख्या के साथ सारी चीजें की जाती है, आपको पता होगा। तो लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि कौन सी नहीं है? व्याख्यान विधि प्रमुख नहीं है। बाकी ये सारी विधियां क्या है, प्रमुख है। बाकी तो व्याख्यान तो देखो हर जगह होता ही होता है। तो विकल्प नंबर डी आपका 48वें में क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए 49वां प्रश्न, अभिव्यक्ति की दृष्टि से भाषा कौशल का आरोही क्रम बताइए। हैं, अभिव्यक्ति की दृष्टि से बताना, अभिव्यक्ति के आधार पर भाषा जो है वो उसमें सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है श्रवण, सुनना, पहले आता है सुनना। उसके बाद में क्या आता है आपके, हाँ, इसमें किसमें सुनना, इसमें भी लिखा है, सुनना इसमें लिखा है। सबसे पहले आएगा सुनना। उसके बाद में मौखिक कौशल यानी बोलना आता है। तो इसमें लिखना आया है लेकिन इसमें बोलना आया है। तो विकल्प नंबर सी को ताला लगा दो। पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना होता है। तो विकल्प नंबर सी आपका राइट है। यहां पर देखो, सुनना तो यहां पर भी लिखा था लेकिन 2 नंबर पर लिखना नहीं आता है। लिखना बाद में, सबसे लास्ट का पद है लिखना। सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना, यह आपका क्रम है। अभिव्यक्ति की दृष्टि से कौशल का सही क्रम यही है। तो विकल्प नंबर सी को ताला लगा दीजिए। 50वां प्रश्न, सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है। बताओ सतत आकलन का उद्देश्य क्या जानना है? बच्चों ने क्या सीखा है ये जानना है। बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे क्यों नहीं सीखते, बच्चों ने कितना सीखा है। कौन सा विकल्प आपका इसमें राइट हो जाएगा? बड़ा इंपॉर्टेंट आपका ये प्रश्न आया है दोस्तों, बिल्कुल, है ना। तो सतत आकलन का उद्देश्य होता है कि बच्चे अधिक से अधिक कैसे सीख सकते हैं। मेन काम तो ये होता है। तो पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर दिया जाना, अरे ये क्या कर दिया आपके, ये बच्चे कैसे सीखते हैं, मतलब सीखने पर जोर दिया जाता है, वो आपका सतत आकलन होता है। विकल्प नंबर बी इसमें आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 1 मिनट रुकना, इसको हटा देता हूं मैं। बी आपका राइट हो जाएगा इसमें। बच्चे कैसे सीखते हैं, क्योंकि सतत आकलन का उद्देश्य क्या है, सीखने से है। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य बताइए। छात्र को घर पर व्यस्त रखना, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना, सुलेख की योग्यता विकास करना या संबंधित पाठ में रुचि उत्पन्न करना। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए ये बताओ। अब ये तो नॉर्मल सी बात है, सीधी सादी बात है, कोई भी बता देगा आप में से। गृह कार्य छात्र को कक्षा में पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए ये बताया जाता है। तो विकल्प नंबर इसमें कौन सा राइट हो आपका, बिल्कुल आपका बी यहां पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 52वां प्रश्न आपका क्या कहता है देखेंगे। 52वां प्रश्न आपका ये कहता है दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या रह जाता है यहाँ पर। तो कम महत्वपूर्ण बताओ क्या है। भाषा की विविध छटाओं को समेटने वाले पाठ नहीं, समृद्ध हिंदी साहित्य की छटा का प्रदर्शन ये भी नहीं है, भाषी क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए अभ्यास नहीं, समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश, बिल्कुल समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश उसमें होना चाहिए। कम महत्वपूर्ण यही है कि व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश उसमें समस्त का हो ये। तो विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाता है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था बिल्कुल। अगला प्रश्न, लिखना सिखाने से पहले बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए क्योंकि अक्सर भी चित्र ही हैं। इस मत का समर्थन किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था, अरविंद घोष ने, विवेकानंद जी ने या विनोबा भावे का नाम आता है। 53 नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो लिखना सिखाने से पूरे बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए क्योंकि अक्सर भी क्या है, चित्र है। ऐसा कहा था आपके महात्मा गांधी जी ने। किसने कहा था? जो नोटों पे बने हुए होते हैं, बिल्कुल उन्हीं महात्मा गांधी की बात चल रही है। अगला आपका प्रश्न, नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है। नासिरा नाम की एक बच्ची है जो बार बार पढ़ रही है, अटक रही है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है। उसकी समस्या मुख्यतः किससे संबंधित है? पठन अरुचि से है, बुद्धि लब्धि से है, डिसलेक्सिया से है या डिस्ग्राफिया से है। कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा? तो 54 नंबर क्वेश्चन का आपके विकल्प नंबर सी राइट हो जाता है। यहाँ पर डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया में क्या होता है, बच्चा जो होता है ना अटकता है, बार बार क्या करता है, अटकता है। पढ़ना चाहता है लेकिन अटकता अटकता पढ़ता है किसी चीज को पढ़ते हुए। तो ये डिसलेक्सिया का गुण है, बिल्कुल डिसलेक्सिया की वजह से ऐसा होता है। अगला आपका प्रश्न, बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? छोटी रचनाएं, रोचक विषय वस्तु, रंगीन चित्र या सरल जानकारी। 55वां प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है फिर से आपका। हाँ, तो कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा? तो बच्चों में भाषा के विकास के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार रोचक विषय वस्तु होना चाहिए, बात अच्छी है। तो रोचक विषय वस्तु यदि होगा तो क्या होगा, आपके जो बालक है वो बाल साहित्य के चयन का मुख्य रूप से अध्ययन कर पाएगा। तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख मिलता है? 20 का, 18 का, 14 का या फिर 22 का मिलता है? तो 56 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर लिखा गया। 56 का कौन सा विकल्प राइट हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल विकल्प नंबर डी को ताला लगा दो, 22 का। ठीक है ना, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 का उल्लेख है दोस्तों। विकल्प नंबर डी को आप ताला लगा सकते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अंतर्गत जैसे पंजाबी हो गई, गुजराती हो गई, मराठी हो गई, हिंदी हो गई, कश्मीरी हो गई, मलयालम
मलयालम हो गई, है ना, उड़िया, अब कितनी भाषा बोलूं मैं, इतनी आवे मन तो भाई, है ना, कन्नड़ भी आ जाए, कोंकणी भी आ जाए, मणिपुरी रहे, सारी ध्यान में रख लिया। हाँ, अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 57 क्या कहता है आपका, 57 को देखेंगे। 57वां प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? मेंडल का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, देखो मेंडल का नहीं है, मेंडल तो विज्ञान का है। नियोजन का सिद्धांत, आवर्ती का सिद्धांत है। अरे मेंडल का सिद्धांत ये है ना, क्या लिखा है ये मैंने, तो एक मिनट रुकना। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? मेंडल का सिद्धांत तो होता है, विज्ञान में पढ़ा होगा आपने, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, आवर्ती का सिद्धांत। शिक्षण का सिद्धांत कौन सा नहीं है? हाँ सही है, बिल्कुल सही पढ़ा है। मेंडल का शिक्षण का कहाँ होता है ना, बाकी रुचि का ये सारे आते हैं, लेकिन मेंडल का सिद्धांत विज्ञान में आप पढ़ते होंगे, पढ़ा होगा आपने, ये आपके शिक्षण का सिद्धांत नहीं है दोस्तों। विकल्प नंबर 1 को ताला लगा दो, क्योंकि कथनों में रुचि, नियोजन और आवर्ती का तीनों शिक्षण के सिद्धांत हैं, लेकिन मेंडल विज्ञान के आनुवंशिकता का सिद्धांत है। किसका है? आनुवंशिकता। पढ़ा है क्या आपने? कक्षा 10 में पढ़ा होगा आपने, 10 में पढ़ लेते हो ये। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का बाह्य गुण है? विषय वस्तु से संबंधित, मुद्रण छपाई टाइप, मौलिकता या जीवन से संबंधित? कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प नंबर बी को ताला लगा दो, मुद्रण यानी छपाई टाइप। ठीक है, तो बी आप राइट कर देंगे यहाँ पर। अगला आपका प्रश्न क्या कहता है? 59वां प्रश्न कहता है, कौन सा एक कारक हिंदी भाषा शिक्षण के लिए चुनौती नहीं है? सरकारी उदासीनता, अंग्रेजी के प्रति प्रेम, वोट के लिए देश में राजनीति या भाषाई राज्यों का प्रभाव? कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा? 59 नंबर क्वेश्चन की यहाँ बात चल रही है दोस्तों, और यहाँ पर आपका वोट के लिए देश में राजनीति, यही है आपके जो शिक्षण के लिए चुनौती नहीं है। शिक्षण में कहीं यहाँ पर है नहीं, बाकी तो सारा कुछ आ ही रहा है। लास्ट और फाइनल प्रश्न है आज हिंदी का। हाँ हिंदी का, हाँ बस इस क्लास का फाइनल क्वेश्चन अब देखो। 60वां प्रश्न आपका कहता है, निम्न में से कौन सा कथन मूल्यांकन के महत्व के बारे में गलत है? कमजोर विषयों की जानकारी, अधिगम हेतु प्रेरणा, उपलब्धियों की जानकारी हेतु या मूल्यांकन सतत प्रक्रिया? कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा दोस्तों? बताइए, फटाफट बताइए। तो दोस्तों मूल्यांकन परीक्षा का महत्व है बिल्कुल आपके जैसे भाई कोई कमजोर छात्र है, विषयों की जानकारी होनी चाहिए, छात्रों में वर्गीकरण के लिए, पाठ्यक्रम के लिए, अधिगम की प्रेरणा के लिए, सबके लिए किया जाता है। तो मूल्यांकन सतत प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? सतत। ये आपकी गलत है, क्योंकि कौन सा कथन मूल्यांकन के महत्व के बारे में गलत बताता? तो ये डी बताता है आपको, आपकी सतत प्रक्रिया, ये सही नहीं लिखा गया है। बाकी कमजोर विषयों की जानकारी बिल्कुल ये मूल्यांकन में होता है। अधिगम हेतु प्रेरणा यानी सीखने के लिए प्रेरणा दी जाती है। उपलब्धियों की जानकारी हेतु ये भी है, इसमें आता है, लेकिन मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, ये आपके इसका कथन है नहीं हो जाता। तो विकल्प नंबर डी को आप ताला लगा सकते हैं। तो आशा और उम्मीद है कि क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अपना स्कोर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।